नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम 150 दिन में हिंदी साहित्य के प्लान के अंतर्गत गद्य साहित्य को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली प्लान आपके ग्रुप पे लगातार आ रहा है और आप लोग उसको लगातार फॉलो भी कर पा रहे हो। रिवीजन के जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उस चीज़ को मैं भी टेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में हम ये करेंगे कि जैसे ही पद्य साहित्य शुरू होगा तो आपको डेली वीडियो जो उस दिन का टारगेट होगा उसके हिसाब से आपको उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक डेवलपमेंट मैं और करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे पीछे छूट जा रहे हैं या कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया था टाइमली रिवीजन या हिंदी साहित्य को पढ़ना। तो वो बच्चे जब पद्य साहित्य शुरू होगा तो डे फर्स्ट से अपना टारगेट लेकर फिर से शुरू कर सकते हैं और गद्य साहित्य अंत में उनको करा दिया जाएगा। तो ये दो डेवलपमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। एक डेवलपमेंट और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीकेंड पे सैटरडे संडे को आपसे मुलाकात हो, या तो यूट्यूब वेब पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग मिल लेंगे। आपकी जो भी शंकाएं समाधान होंगी वो दूर करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज वाला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जो बात कर रहे थे उपन्यास की ही बात कर रहे थे हम, और उपन्यास में भी हमने प्रमुख उपन्यासकार जैनेन्द्र, यशपाल और भीष्म साहनी को कर लिया था। अब केवल दो बचे हैं हमारे, प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु। और ये दो करने के बाद हम हिंदी उपन्यास के जो पेपर 2 के जो उपन्यास हैं, 4 उपन्यास जो सिलेबस में उनको करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रेमचंद और रेणु को करते हैं, फिर अगले वीडियो से हम पेपर 2 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। प्रेमचंद देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रेमचंद के बारे में अधिकांश जानकारी आपको पेपर 2 में ही मिलेगी जब हम गोदान पढ़ेंगे, लेकिन पेपर 1 के हिसाब से क्या क्या जानकारियाँ जरूरी थी वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। तो पहला तो यही था कि भाई गद्य लेखन उपन्यास रास्ता के मील के पत्थर है। मतलब गद्य का नाम आए और प्रेमचंद का नाम ना आए, ये कभी भी संभव नहीं होता है। आप चाहे यूपीएससी का जब इंटरव्यू देंगे तो भी प्रेमचंद पे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम, न केवल यूपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी शैक्षणिक एग्ज़ाम जो है, एकेडमिक जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें प्रेमचंद बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। तो प्रेमचंद इसलिए पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद गद्य साहित्य के मील के पत्थर हैं। जिस प्रकार आलोचना या हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का जो स्थान है, वही गद्य में मेरे हिसाब से प्रेमचंद का स्थान देखने को मिलता है। इनका आगमन हिंदी, ये जो मैं लाइनें दे रहा हूँ ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसी लाइनें मैंने आपको ढूंढ लिया, सीधा एग्जाम में या प्रश्नोत्तर में आप इसको उपयोग में ला सकते हो, ठीक है। तो इनका आगमन हिंदी साहित्य में क्या है, एक हिंदी उपन्यास में युगांतकारी घटना है। कैसे है? पहला तो ये यथार्थवादी रचनाकार है। दूसरा, यथार्थवादी रचनाकार का मतलब ये है कि जो सच है, जो सामने है, उसको अपने साहित्य में लाना, वो कहलाता है यथार्थवादी रचनाकार, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको समझ लीजिए। 125 वर्षों का जो संक्रमण काल जो पश्चिमी साहित्य का था, किसका था? पश्चिमी साहित्य का था, वो हिंदी साहित्य में 35 वर्षों में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद थे। क्या है ये संक्रमण काल? देखिए, हमने जब उपन्यास की यात्रा पढ़ा था तो हमने बोले थे शुरुआत में कैसे उपन्यास थे, तिलिस्मी किस्म के, जासूसी एयारी से युक्त ये जो उपन्यास थे, और बाद में जो उपन्यास बने वो कौन से थे? यथार्थवादी। तो इससे इस तक की जो यात्रा है, तिलिस्मी एयारी से जो यथार्थवादी उपन्यास की यात्रा है, इसमें पश्चिमी साहित्य को 125 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 125 वर्ष। लेकिन हिंदी साहित्य में ये काम प्रेमचंद के आने से केवल कितने टाइम में हो गया? 35 वर्षों में हो गया। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए और इसको हर जगह आपको प्रयोग में लाना है। कौन सा संक्रमण काल? तिलिस्मी एयारी, जासूसी और उपदेश परक जो उपन्यास थे, उससे यथार्थवादी उपन्यास की जो यात्रा थी वो प्रेमचंद के आने से केवल 35 वर्षों में सिमट के, जबकि पश्चिमी साहित्य में उसमें 125 वर्षों का समय लगा था। ये चीज आपको अपने आंसर्स में डालनी है, ठीक है। फिर है भाई हिंदी उपन्यास को क्या योगदान, तो एक दो कोटेशंस याद कर लीजिए। हिंदी उपन्यास की न केवल कर्मभूमि बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया, ये आपने कहानी में भी यूज किया था, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें आपको डालनी है, ठीक है।
अब बात आती है कि भाई ऐसा क्या किया प्रेमचंद ने जो हम इनको युगांतकारी घटना बोल रहे हैं, मील का पत्थर बोल रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं जिसने 35 वर्षों की यात्रा में ही 125 वर्षों की यात्रा करवा दी। तो देखिए क्या किया। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि उपन्यास का जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव किया। जासूसी, रोमांचकता और सनसनीखेज कल्पना से निकालकर किस में करवा दिया, यथार्थवाद में प्रवेश करवाए। उपन्यास का जो दृष्टिकोण है, किस थॉट प्रोसेस से लिखा गया है उपन्यास, उसमें परिवर्तन करा दिया। प्रारंभ में हालांकि इन्होंने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लिखे थे, लेकिन बाद में नग्न यथार्थवाद भी देखने में मिलता है। सेवा सदन से लेकर जो गोदान की यात्रा है वो यही आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से नग्न यथार्थवाद की यात्रा है। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है और गोदान आखिरी। उसके बाद में इन्होंने एक और उपन्यास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है। दूसरा, उपन्यास का जो उद्देश्य होता है, किस ऑब्जेक्टिव के तहत वो उपन्यास लिखा गया है, उसमें भी परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? पहले उपन्यास मनोरंजकवादी, उपदेश पूर्वक या तिलिस्मी यारी किस्म के लिखे जाते थे। सनसनीखेज टाइप के उपन्यास जो लिखे जाते थे, उनको अब क्या कर दिया कि मानव चरित्रों का यथार्थ निरीक्षण कर सामाजिक समस्याओं पर चोट करते हुए यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण इन्होंने उपन्यास का उद्देश्य साबित किया। तो ये दो परिवर्तन थे दृष्टिकोण और उद्देश्य में। अब जब उद्देश्य और दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो विषय वस्तु बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो विषय वस्तु भी क्या होगी? सेम वही चीजें लिखनी है, देखिए, पर आपको विषय वस्तु पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए, दृष्टिकोण पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। कुछ भी नहीं होगा तो भी आप कुछ लिख पाएंगे। तो वही पहले क्या थे, तिलिस्मी, ऐतिहासिक, जासूसी टाइप के थे। अब उन्होंने क्या विषय वस्तु के केंद्र में क्या गया है? समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। उदाहरण दे दीजिए एक दो। जैसे सेवा सदन में उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया, निर्मला में अनमेल विवाह को उठाया, कर्मभूमि में किसान समस्या को उठाया। अब ये चीज़ें या तो याद करनी पड़ेंगी या ये उपन्यासों के बारे में पढ़ना पड़ेगा या उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे। अगर उपन्यास नहीं पढ़ने हैं तो थोड़ा थोड़ा इन उपन्यासों की समरी आपको पता होनी चाहिए। आगे मैंने बता भी दी है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला खराब है आज मेरा। हाँ, अब प्रेमचंद के लिए आप रामविलास शर्मा का यह कथन याद रख सकते हैं। उन्होंने कहा था, यदि 1916 से 1936 20 वर्षों का भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज़्यादा प्रमाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इतना क्रेडिट देना किसी रचनाकार को बहुत बड़ी बात है। मतलब भारतीय इतिहास प्रेमचंद के रचनाओं से लिखा जा सकता है। इतनी प्रमाणिक रचनाएं प्रेमचंद की हैं, इतनी उनमें सच्चाई है, इतना यथार्थवाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको भी ये कोटेशन अपने आंसर्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई किसके आधार पे? दृष्टिकोण, उद्देश्य, विषय वस्तु के आधार पे। शिल्प के आधार पर भी उन्होंने बदलाव किए। क्या? पहला, पात्रों के स्तर पर। पहले पात्र क्या थे? पहले पात्र थे शक्तिमान टाइप के, जिनमें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, अति प्राकृतिक गुण हैं। अब क्या किया? पात्र केंद्र में आ गए कौन? चंद्रकांता। मतलब आपने उपन्यास अगर सुना हो, चंद्रकांता उपन्यास में नहीं सुना तो आपने कहीं ना कहीं इसको आपने टीवी में देखा होगा। तो उसमें क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अब केंद्र में कौन आ गया है? सामान्य मनुष्य पात्र है और केंद्र में भी है। पहले के पात्र या तो अच्छे होते थे या बुरे होते थे। एक विलियन होता था, एक हीरो होता था। ठीक है, अब क्या? अच्छे और बुरे का संयोग। जैसे होरी जब हम गोदान में देखेंगे तो उसमें कुछ अच्छाई भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक परिवर्तन पात्रों के स्तर पे ये भी किया कि पात्रों के महत्व के आधार पर भूमिका और रचना में हिस्सा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पात्र महत्वपूर्ण है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है उपन्यास में, तो उसको बहुत ज़्यादा स्थान मिला है। जैसे मूवी में भी आप देखते हो, एक सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, एक एक्टर्स होते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर में भी जिसका रोल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, स्क्रीन टाइम मिलेगा। जिसका कम होगा उसको बहुत कम मिलेगा, है ना। और हीरो को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वही सेम इन्होंने भी करने की कोशिश अपने उपन्यासों में की है। तो उनकी भूमिका के आधार पर रचना में हिस्सा मिलता है। ठीक है,
पात्रों के मनोविज्ञान का भी ये वर्णन करते हैं कि पात्र हैं कैसे, ठीक है। इनके 2-3 कोटेशंस हैं, इसके आधार पर आप उनके पात्रों को लेकर जो उनका थॉट प्रोसेस है वो समझ में आएगा। पहला क्या, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र समझता हूँ। मतलब उपन्यास जो है वो मानव पात्रों पर केंद्रित है, जैसा मानव पात्र होगा वैसा ही उपन्यास होगा। उनका जब मैं चित्र खींचूंगा उपन्यास अपने आप बन जाएगा, ये उनका मानना था। दूसरा, मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समान समझता हूँ, उनकी शुरुआती परवरिश करता हूँ। मुझे किसी पिता की तरह नहीं पता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। अब इसको अपने जीवन में उतारने की अगर अपन कोशिश करें सामान्य जीवन में, तो बच्चों की परवरिश तो अच्छी होगी, भाई सब कुछ खाना पिलाना अच्छा होगा, संस्कार दिए जाएंगे उनको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वही प्रेमचंद का थॉट प्रोसेस है कि मैं सब कुछ सही करूंगा लेकिन एंड में क्या होगा मुझे भी नहीं पता होता है। तो ये दो उनका दृष्टिकोण उनके कथनों से पता चलता है कि वो पात्रों को लेकर क्या सोचते थे। पात्र केंद्र में है, उनका मनोवैज्ञानिक वर्णन किया जाता है, उनकी भूमिका के आधार पर उनको महत्व मिलता है उपन्यास में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे बड़ा जो अंतर था, अब एक सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, या जो केंद्र में है व्यक्ति, सामाजिक जो समस्या है उसके केंद्र में है, उसको नायकत्व प्रदान किया है प्रेमचंद जी ने। इसे क्या मतलब है, जैसे होरी है, होरी एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन गोदान का हीरो अगर कहा जाए, नायकत्व कहा जाए, तो कहीं ना कहीं होरी उस कंपटीशन में आता है, ठीक है। तो ऐसा जो बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये प्रेमचंद ने किया, ठीक है। दूसरा जो बदलाव है सॉरी, वो किया, 3 बदलाव किए हैं शिल्प के धरातल पर। पहला है पात्रों के धरातल पर, दूसरा है भाषा के धरातल पर, तीसरा है घटनाओं के स्तर पर। तो दूसरा जो भाषा के स्तर पर है, तो भाषा देखिए उस टाइम पे क्या थी, संक्रमण काल में थी, हिंदी जस्ट डेवलप हो ही रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादातर कृत्रिम व लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मतलब अलंकारिकता डाल दी जाए भाषा में, है ना, थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग हो जाए। कभी ना कभी हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि भाई हम, है ना, बहुत अच्छे शब्द लिख दें, ऐसे मुहावरेदार भाषा लिख दें तो नंबर ज़्यादा आएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी होनी जरूरी होती है। तो भाषा के स्तर पर क्या था, कृत्रिम व लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। प्रेमचंद ने क्या किया, नहीं, आम बोलचाल की भाषा जो जिसको हम हिंदुस्तानी कह रहे हैं आज, उसी का प्रयोग किया और उसी से अपना पूरा जो साहित्य है वो रचा है। देखिए साहित्य की क्वालिटी उसके कंटेंट से हुई, ना कि उसके भाषा से हुई, ठीक है ना। तो प्रेमचंद की भाषा सबसे आसान भाषा मानी जाती है, पर कंटेंट के स्तर पर उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये परिवर्तन भी उन्होंने किया। दूसरा, पात्रों के विशिष्ट पृष्ठभूमियों के आधार पर भाषा है। कोई प्रकांड विद्वान होगा, है ना, तो उसकी भाषा कैसे होगी, संस्कृत निष्ठ भाषा होगी। बिल्कुल ही जो निचले तबके का होगा उसकी एकदम आम बोलचाल की भाषा होगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। फिर क्या उन्होंने घटनाओं के स्तर पर, तो घटनाएं देखिए, हमने देखा तो मनोविश्लेषणवादी जो धारा थी उसमें घटनाएं ना के बराबर होती हैं, यथार्थवादी धारा में घटनाएं काफ़ी होती हैं, है ना। तो इन्होंने बैलेंस रखा है, ये समझ लो, ना तो घटनाओं को अति अधिकता देखने को मिलती है, ना घटनाओं से परहेज किया है। एक संतुलन साधने की इन्होंने कोशिश की है, और घटनाएं भी स्वाभाविक रूप से कथानक की मांग के अनुरूप आई हैं, ठीक है। घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर आती है, मतलब किसी समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसको दिखाने के लिए घटना को उन्होंने रखा है अपने उपन्यास में। जैसे निर्मला का तोताराम से विवाह, ये क्या है, पुरुष प्रधान समाज में विधवा के जीवन की विडंबना को दर्शाने के लिए उन्होंने इस घटना को रखा है। होरी की मौत एक प्रतीकात्मक है। किसकी मौत है वो शोषण व्यवस्था में जो किसान पिस रहा है उसके त्रासद अंत का संकेत देती है। तो इस टाइप से क्या हुआ कि सामाजिक स्थिति है, क्या है ये, इसको दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, घटनाएं अपने उपन्यास में जगह दी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, क्या देखा हमने, पात्रों के स्तर पे बदलाव, भाषा के स्तर पर और घटनाओं के स्तर। इससे आप शिल्प का कर सकते हो। लास्ट में 2 कोटेशन मैंने लिख दिए हैं, आप कहीं यूज कर सकते हो। हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को एक ही झटके में परिपक्वता के लेवल पर पहुंचा दिया, के स्तर पर पहुंचा दिया।
दूसरा हिंदी उपन्यास, वो हमने पहले बात की, हिंदी उपन्यास का जो विकास सामान्य गति से 1 शताब्दी में होता, उसे 2 दशकों में उन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये है हमारे प्रेमचंद जी का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी के प्रमुख उपन्यासों की जो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो पहला उपन्यास है वो है सेवा सदन। ये प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है, जिसको आप आरंभिक उपन्यास मान सकते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास यात्रा यहीं से अपनी शुरू की थी। जो मुख्य जो विषय वस्तु है इस उपन्यास की, वो है वेश्यावृत्ति की समस्या पर यह उपन्यास लिखा गया था। देखिए, सामाजिक यथार्थ लिखना प्रेमचंद की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो कोई ना कोई सामाजिक ऐसा समस्या या मुद्दा होगा जो प्रेमचंद अपने उपन्यास में उठाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा था, वेश्यावृत्ति का। केंद्रीय चरित्र इसका कौन है, सुमन। सुमन का केंद्रीय चरित्र। याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको इन सांकेतिक रूप से जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर आप इनको कोट करेंगे। ठीक है, तो सुमन नाम आप लिख सकते हैं, वेश्यावृत्ति तो लिखना ही लिखना है। तो उन्होंने लेकिन ये बताया है कि भाई ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि एक सुमन नाम की लड़की वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंस जाती है। तो उन्होंने बताया एक तो दहेज प्रथा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, और दूसरा है कि पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण व क्रूर व्यवहार जब होता है तो कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति की तरफ उन्मुख हो जाती है। तो ये कारण भी उन्होंने बताए हैं। ठीक है देखिए, प्रेमचंद का जो हमने कहानी में भी पढ़ा था कि जो शुरुआती जो दौर है वो कैसा है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। कौन सा है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। ये कीवर्ड आप ध्यान रख लें। तो यहाँ पर भी यही होगा। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद में क्या हो रहा है कि समाज का यथार्थ तो सोचा जा रहा है, लेकिन उसका एक आदर्श प्रस्तुत करके उसका एक समाधान की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा ही कुछ क्या किया गया है, इसमें भी किया गया है। इसका समाधान क्या ढूंढा गया है कि समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए सेवा सदन की स्थापना को वो एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं, समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये किससे प्रभावित होगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से प्रभावित ये उपन्यास होगा। ठीक है, जो दूसरा उपन्यास है वो है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में जो मुद्दा उठाया है वो जमींदार जो किसानों का जो शोषण करते हैं उसके बारे में बात की गई है, और ब्रिटिश शासन के दौरान जो शोषणकारी जो व्यवस्था थी समाज में उस पर भी चर्चा की गई है। इसका जो महत्वपूर्ण चरित्र है वो है प्रेम शंकर, जो क्या करता है कि उच्च वर्ग का होता है और किसानों के हित में अपना आर्थिक हित छोड़कर ग्राम सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो ये भी देखो, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद या जो हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांत हैं उससे प्रेरित ये उपन्यास भी लगता है। ठीक है, तीसरा जो उपन्यास है वो है रंगभूमि। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। ये किस पर है, इस दौरान क्या है कि जो पूंजीवाद जो उभर रहा था उस दौरान में, उसकी जो गाँवों के जो जीवन है या गाँवों के जो मुद्दे थे उससे एक टकराहट देखने को मिल रही थी। उन मुद्दों पर यह रंगभूमि लिखा गया है। इसका जो महत्वपूर्ण एक पात्र है वो है सूरदास, जो किसका प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है, वो गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ आता है। तो इसमें और भी जैसे जो समाज में उस टाइम पर राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उसका जो वर्गीय चरित्र है, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, ये जो वर्गीय चरित्र है उसका खुलासा इन्होंने इस उपन्यास के थ्रू किया है। एक जो पात्र है वो है सुभागी, जो महिला पात्र है उसके माध्यम से नारी विषयों को भी इस उपन्यास में उठाया है। तो 2 महत्वपूर्ण विषय जो उठाए गए हैं वो एक तो टकराहट जो है गाँवों की पूंजीवादी व्यवस्था से, और दूसरा नारी विषय। अगला जो उपन्यास है वो है कायाकल्प। इसमें सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया गया है। कैसे धार्मिक जो लोग होते हैं वो सांप्रदायिक दंगों की आड़ में सांसारिक अपने जो व्यक्तिगत या सांसारिक हित होते हैं वो चाहते हैं, ये पूरे तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है। ऐसे ही देखो, हमने एक उपन्यास यशपाल का पढ़ा था, कौन सा था वो, तमस, बहुत प्रसिद्ध। ऐसे लिंक करना है आपको चीज़ों को। फिर एक इसमें जो पात्र हैं वो है चक्रधर और मनोरमा। जो जमींदार की लड़की है मनोरमा, उसको चक्रधर से प्यार हो जाता है। उसके बाद में सामाजिक बंधनों के चक्कर से वो विवाह नहीं कर पाते, और अंत में चक्रधर एक मुस्लिम विधवा से शादी कर देता है सारे बंधनों को तोड़ते हुए। तो ये कायाकल्प में आपको दिखाया गया है। ठीक है, एक जो उपन्यास है निर्मला, इसकी हमने पहले भी बात की है। अनमेल विवाह, तोताराम जो मैंने बताया था आपका, तोताराम का कैरेक्टर है इसमें। तो अनमेल विवाह पर आधारित एक निर्मला उपन्यास है। हमारे सिलेबस में था ये, तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था इस उपन्यास को। बड़ा अच्छा उपन्यास है। तो निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से कर दी जाती है,
और तोताराम का एक बड़ा बेटा होता है मनसाराम, उससे निर्मला में प्रेम भावना उत्पन्न होती है, जिससे बाप बेटे में ईर्ष्या होने लग जाती है और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अनमिल विवाह कैसे गृह युद्ध को जन्म दे सकता है, ये इस उपन्यास में दर्शाया गया है। ठीक है, अगले दो उपन्यास हैं, एक है गबन और दूसरा है कर्मभूमि। गबन में क्या बताया गया है कि रमानाथ और जालपा दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। गबन नाम से पता चल रहा है कुछ रिश्वत वगैरह से रिलेटेड है। तो पत्नी के आभूषणों की लालसा के चलते सरकारी विभाग में गबन करता है, यही इस पर आधारित है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी सूक्ष्म उपन्यास माना जाता है। लास्ट जो उपन्यास है वो है कर्मभूमि। कर्मभूमि कई सामाजिक समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक जो है वो है अमरकांत। अमरकांत हरिजन सेवा को लक्ष्य बनाता है। हरिजनों की समस्या का समाधान सामाजिक स्तर पर नहीं, वो आर्थिक स्तर पर खोजने का प्रयास करता है। तो इसको कर्मभूमि ये उपन्यास है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और लास्ट में कर्मभूमि। तो आपको कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। दो चार लाइनें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हम लास्ट जो हमारे जो उपन्यासकार जो सिलेबस में रह जाते हैं वो है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की जो पहचान है ना, आप सबको पता है, मैलांचल हमारे सिलेबस में है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन महत्वपूर्ण पहचान इनकी आंचलिक उपन्यासों को लेकर ही है। हालांकि इन्होंने और उपन्यास भी लिखे हैं। मैलांचल पूरा हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। एक दो उपन्यास और जो आपको जानने हैं, एक है पलटू बाबू रोड। इसमें क्या बताया, देखिए कॉन्सेप्ट इनका सेम ही रहता है। कस्बे के बारे में बताएंगे, नगर के बारे में बताएंगे और पूरे अंचल के बारे में बताएंगे। तो ऐसे पलटू बाबू रोड है, इसमें एक कस्बे की कथा बताई गई है, दो परिवारों की कथा का मार्मिक चित्रण किया गया है, नारी शोषण और नैतिक पतन जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। एक है इनका जुलूस, जो विभाजन, विस्थापन और सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखाया गया है। एक और है कितने चौराहे, लघु उपन्यास की दृष्टि है और आज़ादी के संघर्ष से प्रेरित है। एक जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो परती परी कथा। इसको मैं चाहूँगा आप नोट से ही पढ़ लें, इसकी बस कहानी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें देखने का है नहीं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। परती परी कथा मैलांचल के अलावा एक आंचलिक उपन्यास है। कहानी आप पढ़ लीजिएगा, वही पूर्णिया जिले की कहानी इसमें लिखी गई है। तो जो नोट्स में दिया गया है आप उससे ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई पेपर 1 का जो उपन्यास वाला जो टारगेट था वो हमने ख़त्म कर लिया है। हमने उपन्यास की यात्रा पढ़ कर ली है, सारे महत्वपूर्ण उपन्यासकार कर लिए हैं। अब पेपर 2 पे हमें रुक करना है, जिसमें हमें 4 जो उपन्यास हैं, गोदान, महाभोज, दिव्या और मैलांचल, ये चारों उपन्यास हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करते रहिए, मेरे को फीडबैक देते रहिएगा। कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे मैं एक लाइव के थ्रू आपसे जुड़ूं और आपकी समस्याओं का समाधान करूं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।